नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। अगर हम बात कर रहे हैं परिवर्तन की, देश में राजनीति के परिवर्तन की, तो कांग्रेस के जिक्र के बगैर वो अधूरा है, क्योंकि बड़ी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों में। इसलिए कांग्रेस की तरफ पलट कर देखना मेरे हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है। मैं इस प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करूंगा सोनिया गांधी का, क्योंकि 2004 में वो कांग्रेस को यूपीए के तहत सत्ता में लेकर आई, जो किसी ने सोचा तक नहीं था, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के सामने। मैं इस कहानी की शुरुआत करूंगा सन 2004 के चुनाव से, जिसे मैंने बहुत करीब से देखा। ये चुनाव था अटल बिहारी वाजपेयी का और उनके सामने सोनिया गांधी की राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी थी। अटल जी ने देश को नारा दिया था इंडिया शाइनिंग का, यानी कि देश चमक रहा है उनकी सरकार के कार्यकाल की वजह से। ये पॉजिटिव कैंपेन था, लेकिन इसका असर नेगेटिव हो गया और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता के लिए और उनकी एनडीए की सरकार हार गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कांग्रेस को जीत दिलाएंगी और उन्हीं के फॉर्मूले पर एनडीए की जगह एक यूपीए बनेगी और उसके अंतर्गत एक गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। ये मेरे हिसाब से सोनिया गांधी के युग की शुरुआत थी और कई मायनों में गांधी परिवार की राजनीतिक शीर्ष पर आने की वापसी। सोनिया गांधी देश की सबसे ताकतवर नेता बन गई और यही नहीं, जो बात किसी और ने भी नहीं सोची थी वो हुई और सोनिया गांधी के साथ की वजह से मनमोहन सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। और बाद में 2009 में कांग्रेस की सरकार वापस आई और मनमोहन सिंह ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया प्रधानमंत्री के तौर पर, और सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष के तौर पर एक बेहद ताकतवर नेता बनी रही। तो ये कांग्रेस और सोनिया गांधी का समय था। तब इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये झटके में नरेंद्र मोदी के आते ही 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सबसे खराब उसके इतिहास की परफॉर्मेंस रही और वो 2009 में 200 से ज्यादा सीटें पाने के बाद 2014 में 44 सीटों पर सिमट गई। साथ में उसका वोट प्रतिशत भी पहले से सबसे कम हो गया। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को अगर देखें तो इन चुनावों के साथ कांग्रेस का वजूद सबसे कमजोर हो गया और साथ में वो समय भी खत्म हो गया जिसमें सोनिया गांधी ने कांग्रेस को एक गठबंधन यानी कि यूपीए की शक्ल देकर सफलता के साथ 10 साल दिल्ली पर राज करवाया। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं। राजनीति में हार जीत तो होती है, लेकिन 2014 की हार के बाद धीरे धीरे कांग्रेस की कमजोरियां सामने आने लगी और नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी आ चुके थे और वो लगातार बीजेपी के निशाने पर थे। कुल मिलाकर हालात और साथ में सियासत भी कांग्रेस के लिए बदलती चली गई। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के समय में ये क्या है गांधी फैक्टर। मेरा पहला पॉइंट है इस पर। अब काफी समय हो चुका है सोनिया गांधी के बाद के नेतृत्व की बहस को लेकर, ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है राहुल गांधी 17 दिसंबर 2017 से लेकर 3 जुलाई 2019 तक पार्टी अध्यक्ष रहे। 2019 में वो अपने पुराने गढ़ अमेठी उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीट हार गए। मेरा तीसरा पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, 10 अगस्त 2019 को सोनिया गांधी को वापस कमान संभालनी पड़ी अगर आप देखिए, लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक तस्वीर में इस बात के बावजूद कोई बड़ा फर्क नहीं आया। मेरा चौथा पॉइंट है 2022 में यूपी में पूरी तरह से कमान प्रियंका गांधी के हाथ में दे दी गई और फिर भी कांग्रेस की हालत नहीं सुधरी। तो चर्चा कांग्रेस पर हो रही है और मेरे पुराने अजीज दोस्त रशीद किदवाई साहब मौजूद है। बरसों से कांग्रेस पार्टी
को देखा है। कोई अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कोई गिनती नहीं थी सोनिया गांधी की, और न सिर्फ वो पावर में आई, यूपीए बनाया, अपना हाथ रखा मनमोहन सिंह पे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए, 10 साल गवर्नमेंट चली, 2009 में 200 से ऊपर सीट कांग्रेस लेकर आ गई। ये सिर्फ वो पीरियड था या वाकई कांग्रेस उसके बाद जानती ही नहीं कि वो बीजेपी को पॉलिटिकली कैसे काउंटर करे? एक राजनीतिक दल जब अपनी उसकी मंशा होती है कि वो सत्ता हासिल करे, वो अपनी पार्टी को एक तरीके से एम्पावर करे, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचाए, और फिर कहीं ऐसा आता है कि कोई निजी स्वार्थ आ जाता है, दिलचस्पी हो जाती है। जैसे इंदिरा गांधी को जो थी संजय गांधी में गैर जरूरी दिलचस्पी हुई। मतलब एक तो ये है कि राजनीति में वंशवाद है, चारों तरफ फल फूल रहा है, हम सब देख रहे हैं, कोई दल अछूता नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर ये क्या कर रहा था कि संजय गांधी को ही एक केंद्र बिंदु बना करके एक राजनीति करी थी। कांग्रेस में भी ऐसा हुआ कि 2011-12 से एक ऐसी स्थिति शुरू हुई कि राहुल गांधी को केंद्र बिंदु बनाया गया, जो कि हो सकता है कि वो एक कामयाब नुस्खा होता, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने पद नहीं लिया और उसकी एक लंबी कहानी है, तो उसके बाद और फिर नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ तो राहुल गांधी उनके सामने सक्षम नहीं नजर आ रहे हैं। और आज जो कांग्रेस में जितनी भी जो उथल मची हुई है, जितनी समस्याएं आ रही हैं, उसमें किसी को सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से कोई समस्या नहीं है। समस्या राहुल गांधी या उनके काम करने के तरीके से है। और इस बात को ये G23 या जितने असंतुष्ट है या विरोधी है वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकल्प की पोजीशन रखने वाली ये पार्टी है, ये सीरियस पॉइंट है। इंडिया में आज की राजनीति में आपने ऑपोजिशन की स्पेस को, विपक्ष की जगह को डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, आपका अपने बेटे को आगे बढ़ाना हो या कुछ भी हो, लेकिन आपने विपक्ष की जगह को डाइल्यूट कर दिया है। ये एक सीरियस कंसर्न है जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो ये कब तक चलेगा ऋषि? विज्ञान, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई विकल्प नहीं बन सकता, ये बात कांग्रेस को भी पता है। अब उसके लिए एक रस्साकशी चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पता है कि कांग्रेस के बिना वो जो नेहरू परिवार का जो एक आभा है वो उसमें कमी आएगी। दूसरी तरफ जो विरोधी हैं या जो पुराने चावल जिनको हम कहते हैं, जो बड़े बड़े पद पे रह चुके हैं, उन्हें वो पार्टी पर अपना होल्ड नहीं खोना चाहते। उन्हें पता है कि कांग्रेस के जरिए ही वो सक्रिय हो सकते हैं या उनकी रेलेवेंस होगी। वो पार्टी छोड़ के, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, शरद पवार ने किया, जगन मोहन रेड्डी ने किया, ममता बनर्जी ने किया, वो रास्ता उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके पास अपना दमखम नहीं है। तो दोनों को संगठन चाहिए। अब संगठन का कार्यकर्ता बेचारा कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार को लेकर आवाज विरोधों की जरूर उठती है, लेकिन दबे स्वर, खुलकर नहीं, और सब कुछ किसी हार के बाद वैसे ही रह जाता है जैसे कि पहले था। इसलिए जरूरी है देखना राहुल गांधी से प्रियंका गांधी तक का सफर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए। इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एक बड़ी उम्मीद पार्टी और खासकर कार्यकर्ताओं के भविष्य से जुड़ी थी। प्रियंका गांधी के साथ और उत्तर प्रदेश में नतीजे उस लिहाज से कांग्रेस के लिए एक बड़ी निराशा लेकर आए हैं। प्रियंका गांधी का एक नए नारे का प्रयोग, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कतई भी कामयाब नहीं हुआ। प्रियंका गांधी की मौजूदगी 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ नहीं कर पाई और इसका आगे भी असर रहेगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी खुद अपने पुराने गढ़ अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव हार गए। और तभी से यह सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस अपने आप को आखिर उत्तर प्रदेश में कब और कैसे राजनीतिक तौर पर खड़ा कर पाएगी। इसलिए प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ गई और सारा दारोमदार भी। लेकिन सालों से उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की असली कमजोरी बनी हुई है उसका ढीला संगठन और कार्यकर्ताओं की कमी, और जो है भी उनमें उत्साह की कमी है। कांग्रेस के हालात को देखते हुए जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और राजनीतिक तौर पर उसका बोलबाला था, तब 2009 का एक ऐसा लोकसभा चुनाव आया जब उसने अपने हिसाब से अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन आगे उसका कोई फायदा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं ले पाई। सरदार मनप्रीत सिंह
सबसे बड़ा और गहरा झटका कांग्रेस को पंजाब में लगा है और विश्लेषक उसके लिए प्रियंका गांधी से ही सवाल पूछ रहे हैं। एक ऐसा समय था पंजाब की राजनीति में जब अमरिंदर सिंह की वापसी की हर संभावना जताई जाती थी और फिर शुरू हुआ अमरिंदर और सिद्धू के बीच का सार्वजनिक झगड़ा, जिसकी नौबत ये आ गई कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और अंत में बदले हुए मुख्यमंत्री चन्नी खुद चुनाव हार गए। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की पंजाब मसले की नाकामयाबी चुनावी नतीजे और आम आदमी पार्टी के जीत के साथ पूरी तरह से वो सामने आ गई और कांग्रेस को लेकर सवाल पहले से ज्यादा गहरा गए। फिलहाल जैसे पहले भी हुआ था, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा कांग्रेस में और स्थिति के आकलन के लिए मीटिंग्स के और भी दौर आ सकते हैं, लेकिन भविष्य की राजनीति का क्या फॉर्मूला है ये अभी सिर्फ भविष्य को पता है, वर्तमान को नहीं कांग्रेस पार्टी में। तो जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए देखना जरूरी है कि कांग्रेस की कमजोरी आज की स्थिति में क्या है। 2014 की हार के बाद से कुछ राज्यों में सत्ता में आने के बावजूद कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर वापसी का, नेशनल लेवल पर रिटर्न का कोई बड़ा फॉर्मूला अभी तक नहीं मिल पाया। मेरा दूसरा पॉइंट है, राज्यों में भी पार्टियां कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आ रही है, जैसे कि आपने देखा आम आदमी पार्टी पंजाब में। तीसरा पॉइंट जो बहुत अहमियत अब रखने लगा है वो ये कि उसके चेहरों का छोड़कर जाना बड़ा संदेश देता है पार्टी के खिलाफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर आरपीएन सिंह तक एक मैसेज जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ। और चौथा पॉइंट है कि पंजाब से लेकर, पंजाब का राजनीतिक तमाशा, सार्वजनिक सब आपने देखा, पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक अपने अंदरूनी झगड़ों को, अंतर कलह को कांग्रेस नहीं निपटा पाती है। आज कांग्रेस का जिक्र, संदेश यह है कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक 2022 यूपी के इलेक्शन के बाद इलेक्टोरल फेलियर की कहानी है, चुनाव में फेल होने की कहानी है। क्या करे वो जो कांग्रेस की तरफ देख रहा है? जी देखिए, कांग्रेस दो कारण से पीछे हट रही है। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जो मुद्दे होते हैं, जो एक इश्यूज होते हैं, उसका कांग्रेस ठीक से चयन नहीं कर पा रही या अपनी बात वो कह पा रही जनता के बीच में। वो कहती है कि साहब हिंदुत्व और हिंदू में आदमी को भेद करना चाहिए। ये आस्था का मामला बड़ा टेढ़ा होता है, आप जानते हैं, और उसमें कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जो है वो उसमें भाजपा से कभी भी बाजी नहीं मार सकता। अरविंद केजरीवाल ने देखिए बिल्कुल दूसरी बिसात बिछा के रखी हुई और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल भी कामयाब हो रहे हैं। तो बहुसंख्यकों पर कांग्रेस का जो पकड़ थी वो बिखर रही है। दूसरी बात ये होती है कि ऑप्टिक्स की बात होती है, परसेप्शन की बात होती है। अब राहुल गांधी के बारे में एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि वो कामयाब नहीं है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, मैं जानता हूं, और वो खुद बड़े एक सिंसियर है, लेकिन कांग्रेस जो है इस समय, नेहरू गांधी परिवार, वो ऐसा लगता है कि वो पद को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जबकि अभिज्ञान आप बहुत बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस की जो राजनीतिक जो धरोहर है या जो हम जिसे कहते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, वो गांधी परिवार के हाथ में ही है। जहां भी चुनाव का प्रचार होता है गांधी परिवार के लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन क्या वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही जाए? वो अगर कोई और कांग्रेस अध्यक्ष भी हो तो भी वो उतने ही बखूबी वो काम कर सकते हैं और ये थोड़ा सा उनका ऑप्टिक्स जो है वो बेहतर हो जाएंगे। क्या आपको ये समय नजर आता है कि कुछ लोग औपचारिक तौर पर अब कांग्रेस से अलग होंगे? कल को वो वापस रिश्ते कायम कर लें, ये हम नहीं जानते, लेकिन लोगों के छोड़ने का समय आ चुका है। ये विज्ञान यही एक तरीके से कांग्रेस का एक ट्रेजेडी है कि वो जो विषम परिस्थितियों में पार्टी में दो फाड़ हो जाती हैं। जैसे 1977 में हुआ, 1959 में हुआ, 1996 में भी कांग्रेस के बहुत सारे जो छोटे मोटे लोग अलग हटके चले गए थे। आप 14 से 19 और आज तक देखें तो कांग्रेस उस तरह से स्प्लिट नहीं हुई है। इंडिविजुअल लोग गए, व्यक्तिगत जिसको कहीं कोई मौका मिल गया वो चला गया, और इसीलिए कांग्रेस मेरी नजर में अभी नजर आता है कि मतलब वहां हर आदमी, जिसे हम अंग्रेजी में कहें, हैप्पी टू बी अनहैप्पी, और ये चीज किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा नहीं होती। और यही एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है कि कैसे वो जो अनहैप्पी परिवार है उसको हैप्पी परिवार के रूप में आए, तभी तो आप जीतेंगे। पहले एक होंगे तभी जीतेंगे, और उसका कोई इनके पास में कोई इलाज नहीं है। तो अंत में मेरी तरफ से एक बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपने भविष्य के रास्ते की रणनीति
खुद बनानी है, उसके लिए कोई और नहीं बना पाएगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति में वो जिस रास्ते पर चल रही है, ना सिर्फ वो राजनीतिक तौर पर ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। ये था आज का परिवर्तन का खास एपिसोड कांग्रेस पर। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए।